गुड इवनिंग। ARO, SI, पटवारी, BDO, BPDO, यहाँ तक कि सेंट्रल के आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो। ये दोस्तों मैं जब सिविल तैयारी करता था तो उस टाइम का ये मेरा नोट्स है दोस्तों, जब मैं IAS का प्रिपरेशन किया करता था दोस्तों, और अभी मैं करता हूँ। और PCS के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है दोस्तों, और इतना डेप्थ ये वीडियो है दोस्तों कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। और रोज़ मैं आप लोगों को आज से 2 वीडियो दूंगा, ठीक है? एक सवेरे एक शाम को। फिलहाल मैं सवेरे आप लोगों को हिंदी का और शाम को पॉलिटिकल का दूंगा, याद करिएगा, हाँ। और इसकी नोट्स आप लोगों को दोस्तों टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जितना मैं पढ़ाता हूँ उसका सीधे सीधे आपको टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएगा। और पूरा फरवरी माह में मैं आप लोगों का पूरा कनिष्क सहायक कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों कोर्स। बट थोड़ा सा जनरल स्टडी में डीप जाऊंगा, फिर से बताते रहो, मैं जनरल स्टडी बहुत डीप पढ़ाऊंगा, इतना याद करिएगा, हाँ। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल से, ठीक है? और देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को नींबू का पानी पिलाऊंगा दोस्तों। क्या पिलाऊंगा? नींबू का पानी। मतलब कि ये सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को डिटेल से कुछ चीज़ें समझनी है तो समय देना पड़ेगा, और समय देना है तो हमें सीखना भी पड़ेगा, तभी तो सीखेंगे हम। समय देंगे तभी तो सीखेंगे। तो आप लोग बोर मत होइएगा। मैं गप्पे नहीं लड़ाता हूँ दोस्तों, मैं जोक नहीं मारता हूँ, क्योंकि मेरे को आता भी नहीं है। हम सीधे डिटेल से चर्चा करेंगे सिर्फ सिलेबस पर। और आने वाले अगले 40-50 मिनट तक आप कहीं भी मत जाइएगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है? आज के बाद किसी भी चैनल पर आप हाथ नहीं लगाएंगे इस चैनल के सिवाय, इतना भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। पॉलिटिकल में, किसी में भी, ठीक है? पहला जो टॉपिक मैं उठा करके लाया हूँ दोस्तों, भारतीय संविधान एक परिचय। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, जो आपका जो पहला टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ, भारतीय संविधान। अब दोस्तों, संविधान आपने बचपन से भी पढ़े होंगे कि संविधान संविधान संविधान, 8 9 10 11 में भी पढ़ा होगा। लेकिन कभी आपने यह चीज़ जानने की कोशिश की कि आखिर संविधान क्या है? तो देखिए, संविधान, जैसे देखिए अभी आप जिस लोकेशन में हैं और उस लोकेशन से बाहर जाएंगे तो अचानक से कहीं आपको पुलिस अरेस्ट कर देती है किसी कारणवश, या पुलिस आपको कुछ भी बोल लेती है, या ऐसा करने के लिए मना। देखिए, मतलब एक देखिए कि संविधान एक कानून है। संविधान क्या है दोस्तों? एक कानून है। जैसे आप कभी आप ट्रैफिक को तोड़ते हैं, या फिर कभी आप कुछ गलत हरकतें कर देते हैं, तो आपको अदालत ली जाती है, तो वही संविधान है। मतलब संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है दोस्तों। क्या है? एक वैधानिक दस्तावेज। तो मतलब आप कह सकते हो कि जिस देश का जैसा संविधान, उस देश की वैसी ही कानून व्यवस्था। मतलब देखो, जैसे भारत देश की जैसी राज्य व्यवस्था, या फिर भारत देश की जैसे कानून व्यवस्था, भारत देश की जैसे संविधान, वैसे ही उस देश का या फिर हमारे देश का संविधान। मतलब जैसा देश वैसा संविधान। ओवरऑल संविधान ही क्या है? कानून है। कानून ही संविधान है। संविधान ही राज्य व्यवस्था है। समझ में आ रहा है दोस्तों? देखिए, संविधान, संविधान एक वैधानिक रूप से प्रमाणित एक दस्तावेज है, जिसे कानूनी रूप या जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त है, जिसके अंतर्गत किसी देश की मूलभूत सिद्धांत को अंतर्निहित होते हैं। मतलब मूलभूत सिद्धांत को उसमें समाहित किया जाता है दोस्तों। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। संविधान, फिर से, संविधान देश का मौलिक आधारभूत या फिर सर्वोच्च कानून होता है दोस्तों। मतलब जिस देश में संविधान है तो वही आपका सर्वोच्च कानून है। मतलब कानून ही आपका क्या है? संविधान है। जिस देश का, मैंने बोला जैसा, तो देखो, जिस जिस किसी भी देश का संविधान हमें क्या बताता है? देखिए दोस्तों, हमें यह बताने की कोशिश करता है कि उस देश की राज्य व्यवस्था, ठीक है दोस्तों, उस देश की राज्य व्यवस्था, उस देश की संरचना, उस देश का स्वरूप तथा संगठन, और देखिए साथ में सरकार के विभिन्न अंगों की शक्ति की परिसीमा क्या है, ये हमें बताता है संविधान। तो देखिए दोस्तों, यहां से सवाल क्या बन सकता है? किसी भी देश का संविधान हमें क्या बताता है? हमें दोस्तों, किसी भी देश का संविधान हमें यह बताने की कोशिश करता है कि उस देश की राज्य व्यवस्था क्या है, उस देश का कानून का स्वरूप क्या है, उस देश की संरचना क्या है, और उस देश की जो सरकार है, उस देश के सरकार के जो अंग है,
वो कैसे हैं दोस्तों, वो अंग कैसे काम करते हैं, उन अंगों की एक शक्ति, एक सीमा है दोस्तों। कहाँ तक उस शक्ति, कहाँ तक कौन प्रधानमंत्री काम कर सकता है, राष्ट्रपति कहाँ तक काम कर सकता है, तो ये उस देश की क्या है दोस्तों, संविधान है। तो हमें संविधान क्या क्या बताते हैं ये आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जब भी देश में कोई नया कानून बनाया जाए, ठीक है दोस्तों, देखिए, जब भी देश में कोई एक नया कानून बन जाए तब उसे संवैधानिक उपबंधों से सुनिश्चित करना होगा, मतलब उसे उस संवैधानिक उपबंधों से गुजरना होगा। मतलब जो संविधान में जो कानून है, मतलब जो संविधान में लिखे गए हैं, उसे उस या उस उपबंध से गुजरना होगा और सुनिश्चित करना होगा। अगर देखिए, जो नया कानून बन कर के आएगा और अगर वह कानून हमारे जो संविधान से नहीं, मतलब जो हमारा संविधान बना था दोस्तों, उस संविधान के अनुरूप नहीं होगा, मतलब उस संविधान के विपरीत होगा, मतलब उल्लंघन कर रहा होगा, तो उस कानून को वहीं पर निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब देखिए, अगर पार्लियामेंट कोई नया कानून पारित करती है दोस्तों, तो उसे संवैधानिक उपबंधों से गुजरना होगा। अगर नहीं गुजरा तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा, इतना आप याद रखिएगा। क्या यहाँ तक समझ में आए? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि संविधान किसे कहते हैं। दोस्तों, संविधान एक लिखित दस्तावेज है, ठीक है, जो हमें किसी देश की राज्य व्यवस्था, संरचना, स्वरूप और संगठन के बारे में बताते हैं। जिस देश का जैसा राज्य व्यवस्था, जिस देश की जैसी कानून व्यवस्था, उस देश का वैसे ही संविधान होता है, इतना आप याद रखेंगे। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं एकदम वो पिला रहा हूँ। एक हमारे उत्तराखंड में पहाड़ी एक जड़ होता है दोस्तों, कटकी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? कटकी। कटकी का पानी मैं आप लोगों को पिला रहा हूँ। अगर इस पानी को पी दिया तो सोचो आपने पॉलिटिकल समझ लिया। संविधान, देखिए दोस्तों, संविधान, किसी भी देश की संविधान दोस्तों या तो लिखित संविधान होगी या फिर अलिखित संविधान होगी। मतलब किसी भी देश में या किसी भी देश के आप संविधान उठा करके देखिए, संविधान पढ़ करके देखिए, या तो उस देश की दोस्तों संविधान लिखित होगी या उस देश की संविधान अलिखित होगी। क्या है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा हो जाए लिखित संविधान और अलिखित संविधान के बारे में। यहां से सवाल बहुत आते हैं दोस्तों। देखिए, लिखित संविधान किसे कहते हैं और अलिखित संविधान पर चर्चा। देखिए, लिखित संविधान एक प्रकार का औपचारिक दस्तावेज होता है। मतलब औपचारिक मीन्स एक ही दस्तावेज होता है, ठीक है दोस्तों, जिसे लिखा गया होगा। मतलब लिखित संविधान एक प्रकार का औपचारिक दस्तावेज होता है, आप लोग याद करिएगा। वहीं अलिखित संविधान दोस्तों, अलिखित संविधान एक अनौपचारिक दस्तावेज होता है। मतलब अनौपचारिक दस्तावेज, इनका एक जगह एक पन्ना नहीं मिलेगा, ना ही एक बुक मिलेगा, मतलब अलग अलग इनका आपको मिलेगा। अलिखित संविधान में अलग अलग जगह आपको क्या मिलेंगे? कानून मिलेंगे। लिखित संविधान में देखिए दोस्तों, यहाँ संविधान सभा होगी। मतलब लिखित संविधान अगर किसी भी देश का बना है या बनेगा तो वहाँ संविधान सभा के द्वारा लिखित संविधान को मूर्त रूप दिया गया होगा। आपको पता है दोस्तों कि भारत देश का संविधान एक लिखित संविधान आखिर क्यों है दोस्तों? अब आपको पता चल गया होगा। क्योंकि दोस्तों, भारत देश का जो संविधान है वो दोस्तों एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। आपको पता है कि जब संविधान सभा गठित की जा रही थी और संविधान सभा का जो पहला वाचन चल रहा था, 9 दिसंबर 1946 का वो पल याद करिए दोस्तों। जब हमारे देश का जब संविधान सभा गठित हो रही थी और सबसे पहली मीटिंग बुलाई गई थी, तो हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। और यहाँ एक संविधान सभा होती है दोस्तों, जहाँ लिखित संविधान वहाँ एक जहाँ लिखित संविधान वहाँ एक संविधान सभा होगी, इतना याद रखेंगे। जबकि अलिखित संविधान में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब संविधान सभा गठित नहीं होती है अलिखित संविधान में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों लिखित अलिखित पर। देखिए, यहाँ प्रकृति, जहाँ लिखित संविधान होगी वहाँ दोस्तों उस संविधान की 3 में से कोई एक प्रकृति होगी। देखिए, जिस देश की लिखित संविधान होगी वहाँ दोस्तों या तो एकात्मक वह देश कहलाएगा, या तो वह देश संघात्मक कहलाएगा, या तो वह देश आपका अर्ध संघात्मक कहलाएगा। मतलब देखिए दोस्तों, अगर जिस देश की संविधान की प्रकृति लिखित होगी दोस्तों, वह देश या तो एकात्मक होगा
या तो संघात्मक होगा या तो अर्धसंघात्मक होगा दोस्तों। इनमें से कोई एक होगा, याद करिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, फिर से देखिए, लिखित संविधान जिस देश की होगी उस देश की दोस्तों एक तो एकात्मक प्रकृति हो सकती है, कोई एक 3 प्रकृति हो सकती है इनमें से, या तो एकात्मक होगा या संघात्मक होगा या फिर अर्धसंघात्मक, कोई भी एक होगा जिस देश की लिखित संविधान होगी। अलिखित संविधान पर जाते हैं दोस्तों। जहां अलिखित संविधान होगी दोस्तों, जिस देश में अलिखित संविधान पाया जाएगा वहां सदैव दोस्तों एकात्मक प्रगति पाई जाएगी उस देश की। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि देखिए दोस्तों, जहां लिखित संविधान वहां 3 में से कोई एक प्रकृति, जहां अलिखित संविधान वहां दोस्तों सिर्फ सिर्फ आपका दोस्तों सदैव एकात्मक प्रकृति वाला वह देश कहलाता है। हम चर्चा करेंगे एकात्मक और संघात्मक और अर्धसंघात्मक। थोड़ा इंतजार करिए दोस्तों, इंतजार सबसे कठिन परीक्षा होती है दोस्तों। यहां पर देखिए कहां पर लिखित संविधान में क्या होता है। लिखित संविधान में दोस्तों देखिए सर्वोच्च शक्ति दोस्तों न्यायपालिका के पास। तभी तो देखो भारत देश का संविधान जो लिखित संविधान है दोस्तों, यहां सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? न्यायपालिका के पास। कैसे है? क्योंकि हमारे देश के जो संविधान है दोस्तों, जो भारत देश की संविधान है वो लिखित संविधान है, इसीलिए तो सर्वोच्च शक्ति न्यायपालिका के पास है। आप लोगों ने क्या सोचा कि न्यायपालिका के पास ऐसी शक्ति सर्वोच्च शक्ति है? आप लोग देखते होंगे दोस्तों, चाहे भर्ती हो चाहे कहीं पर भी हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने टांग अड़ा दिया तो सोचो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की चल गई। सर्वोच्च शक्ति जहां आपको देखो, जहां लिखित संविधान होगी न्यायपालिका के पास सर्वोच्च शक्ति, फिर विधायिका के पास, फिर न्यायपालिका के पास। देखिए न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, ये तीनों को ऐसे याद करिएगा आप। मतलब जिस देश में लिखित संविधान होगी वहां सबसे ऊपर न्यायपालिका, फिर विधायिका, फिर कार्यपालिका। न्यायपालिका कानून का रक्षक होता है, विधायिका दोस्तों कानून को लागू करने वाला, कानून को बनाने वाला होता है, और कार्यपालिका उन कानूनों को संचालन करने वाला परिषद कहलाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। वहीं अलिखित संविधान में देखिए दोस्तों, जिस देश की अलिखित संविधान होगी वहाँ सर्वोच्च शक्ति किसके पास होगी दोस्तों? देखिए वहाँ सर्वोच्च शक्ति विधायिका के पास हो जाती है। विधायिका मतलब जो बॉडी कानून बनाने वाली होती है वह बॉडी कहलाती है विधायिका। उसके बाद न्यायपालिका, उसके बाद कार्यपालिका। मतलब देखिए दोस्तों, जहाँ अलिखित संविधान पाया जाएगा वहाँ सर्वोच्च शक्ति आप लोगों के दोस्तों विधायिका के पास होती है, उसके पास न्यायपालिका, उसके पास कार्यपालिका। तो दोनों में अंतर समझिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सर्वोच्च शक्ति में जहाँ लिखित संविधान होगी वहाँ न्यायपालिका के पास। जिस देश में अलिखित संविधान होगी दोस्तों वहाँ सर्वोच्च शक्ति विधायिका के पास। वनडे एग्जाम के लिए ओके, आगे बढ़ेंगे दोस्तों सेशन का। यहीं पर लिखित अलिखित में जो लिखित संविधान होगा दोस्तों अधिनियमित संविधान होता है। मतलब जिस देश की लिखित संविधान होगी दोस्तों वहाँ एक अधिनियम के तहत उस संविधान को लागू किया जाता है और एक समय निर्धारित होता है दोस्तों। तभी तो आप लोग जब भारत का संविधान बना था दोस्तों, आप लोगों को पता होगा भारत के संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे दोस्तों। आप लोग कैसे कह दे रहे हो कि भारत का संविधान इतने समय में बना था? क्योंकि दोस्तों भारत का संविधान एक लिखित था, एक अधिनियमित था। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था। वो क्यों हुआ था? क्योंकि हमारा देश का संविधान एक लिखित था। जिस देश में लिखित संविधान होगी उस देश की संविधान मैंने आपको बता दिया कैसा होगा, समय निर्धारित होगी, अधिनियमित संविधान होगी। आगे बढ़िए दोस्तों, अलिखित में क्या होता है फिर देखिए, अभ्युदित संविधान होता है। मतलब दोस्तों अलिखित संविधान एक अभ्युदित संविधान होता है। मतलब यहाँ पर कोई योजना नहीं, सुधार चलते रहता है। देखिए यहाँ पर कब अलिखित संविधान जिस देश की होगी कब उसको लागू किया जाएगा पता नहीं, उसमें सुधार समय समय पर सुधार होते रहता है।
लिखित संविधान में देखिए दोस्तों, यहाँ संविधान के प्रावधान इनमें से कोई एक होगा दोस्तों। देखिए, मतलब जिस देश में लिखित संविधान होगी वहाँ 3 सेशन में से कोई एक हो सकता है दोस्तों इनमें से। मतलब अगर किसी भी देश का संविधान आपका देखिए दोस्तों लिखित है, तो वह संविधान नम्य हो सकता है, वह संविधान अनम्य हो सकता है, वह संविधान नम्य अनम्य हो सकता है। इनमें से कोई एक हो सकता है। जैसे देखिए दोस्तों, हमारा भारत देश का संविधान लिखित है, मतलब हमारा संविधान नम्य हो सकता है, हमारा संविधान अनम्य हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, और एक और हो सकता है, नम्य व अनम्य हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, हमारा संविधान एक नम्य और अनम्य है, क्योंकि देखिए अनम्य मीन्स कठोर। हमारे संविधान में कई ऐसे प्रावधान है दोस्तों जिसको संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो अनम्य में चले जाता है। अनम्य में कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं दोस्तों जहाँ पर आपको संशोधन करने में साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है, तब वो आप लोगों का क्या कहलाता है, नम्य कहलाता है। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, अगर जिस देश की संविधान लिखित होगी वहाँ की संविधान में से या वहाँ की संविधान या तो नम्य हो सकता है, या तो अनम्य हो सकता है, या तो नम्य व अनम्य हो सकता है। वहीं जिस देश की संविधान दोस्तों लिखित होगी वहाँ की संवैधानिक स्ट्रक्चर, उस देश की बनावट या तो एकात्मक होगी, या तो संघात्मक होगी, या तो अर्धसंघात्मक होगी। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? आगे बढ़िए। अलिखित संविधान में क्या होता है, देखिए दोस्तों, सारे सारे प्रावधान नम्य होंगे। मतलब नम्य मीन्स लचीला, अनम्य मीन्स कठोर। देखिए, अगर किसी भी देश का दोस्तों संविधान अलिखित है तो वहाँ के सारे प्रावधान लचीले होते हैं, मतलब नम्य होते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों वनडे एग्जाम के लिए। विश्व में देखिए दोस्तों, विश्व में कितने देश हैं वो आप लोग जानो। विश्व में देखिए दोस्तों, विश्व में महत्वपूर्ण 5 ही देश एकात्मक प्रवृत्ति के हैं। मतलब एकात्मक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर जहाँ जिस देश की संविधान अलिखित है तो वहाँ दोस्तों एकात्मक प्रवृत्ति पाई जाएगी उस देश की बनावट। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, 5 के 5 को आपको याद रखना है। एकात्मक प्रवृत्ति के निम्नलिखित में से कौन से देश रखते हैं अपने? कनाडा, ब्रिटेन, मतलब इंग्लैंड, साउथ अरब न सऊदी अरब, इजराइल और न्यूजीलैंड। फिर से देखिए दोस्तों, एकात्मक प्रकृति रखने वाले विश्व में 5 महत्वपूर्ण देश, कनाडा हो गया, ब्रिटेन हो गया, सऊदी अरब हो गया, इजराइल हो गया और न्यूजीलैंड। यहाँ से सवाल पूछा जाएगा आप लोगों के लिए दोस्तों। सवाल क्या पूछा जाएगा, बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश एकात्मक प्रवृत्ति वाला है या एकात्मक प्रकृति का है? कनाडा है, अमेरिका है, भारत है, ऐसा पूछा जाएगा। तो आप लोग सीधे सीधे कनाडा करेंगे दोस्तों। क्लियर है? यहीं से आपका सवाल बना था पुलिस में भी, यहीं से सवाल बना था पटवारी में भी। अब क्या सवाल बना था? एकात्मक से आपको पता चल रहा है ना दोस्तों, एकात्मक वहाँ पे लिखा था। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, हमने लिखित अलिखित को देख लिया है दोस्तों। ये आप लोगों के लिए आर के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है सिर्फ। ठीक है, आगे के जितने भी एग्जाम उत्तराखंड के वो सारे के सारे एग्जाम आप लोग आसानी से क्रैक कर लोगे, देखिएगा। लेकिन समय देना पड़ेगा दोस्तों, समय दोगे तभी सीखोगे, अन्यथा नहीं सीख पाओगे। जब भी मैं लेक्चर समाप्त करूं तो मैं आप लोगों के लिए एक टेस्ट रखूंगा दोस्तों, सीधे सीधे उस पीडीएफ को मैं ग्रुप पे भेज दूंगा टेलीग्राम पे। उसके सारे क्वेश्चन आपको आएंगे, लिख के देता हूँ दोस्तों। नहीं आएंगे तो चैनल से लेफ्ट ले लेना। ठीक है, तो बने रहिए। अब आपको देखिए, अब जब ए आर पीसीएस की तैयारी करेंगे, लिखित संविधान किसे कहते हैं, अलिखित संविधान किसे कहते हैं, आप लोग नहीं लिख पाएंगे दोस्तों। अब तो आप बहुत आसान से लिख पाएंगे, क्योंकि लिखित संविधान किसे कहते हैं अभी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान की प्रकृति। देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा दोस्तों कि संविधान की प्रकृति 3 हो सकती है, लेकिन इनमें से कोई एक तो होगी। अब संविधान ही क्या है दोस्तों? देश है। संविधान ही कानून है। मतलब किसी भी देश की प्रकृति क्या हो सकती है इनमें से? या तो किसी भी देश की प्रकृति एकात्मक होगी, या तो किसी भी देश की प्रकृति दोस्तों संघात्मक होगी, या फिर किसी भी देश की प्रकृति दोस्तों अर्धसंघात्मक होगी। क्लियर है दोस्तों? अब हम देखते हैं कि एकात्मक किसी भी देश की संविधान या किसी भी कोई भी देश एकात्मक क्यों कहलाता है, कोई भी देश संघात्मक क्यों कहलाता है, कोई भी देश आपका क्वासी फेडरल क्यों कहलाता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, बने रहेंगे। यहाँ से थोड़ा सा आप
बस मेंटलिटी को इधर उधर मत भटकाएगा, आंख जमाए रखिएगा। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखिएगा। ठीक, देखिए, जिस जो देश एकात्मक कहलाता है, देखिए एकात्मक क्या होता है, मतलब शासन प्रणाली एक ही के हाथ में होगी। ठीक है दोस्तों, मतलब ये सोचिए कि संपूर्ण शक्ति एक ही सरकार में निहित होती है। ठीक है, वह कहलाती है केंद्र सरकार। और स्थानीय स्तर पर तो शासन होता है, लेकिन शक्ति केंद्र उसमें नहीं होती है। ठीक है, क्या कहा मैंने दोस्तों, अगर कोई भी देश एकात्मक है तो क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि संपूर्ण शक्ति एक ही सरकार में निहित होगी। क्लियर है दोस्तों। और स्थानीय स्तर पर शासन तो होता है, लेकिन दोस्तों शक्ति केंद्र से नहीं मिलती है। क्लियर है दोस्तों, यहां पर मैंने यही लिखा है। देखिए, एकात्मक उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें संपूर्ण शक्ति एक ही सरकार में निहित होती है। जैसे कनाडा में आप लोग देखते होंगे, वह केंद्र सरकार कहलाती है। साथ में स्थानीय स्तर पर शासन होता है, लेकिन शक्ति केंद्र से, मतलब जो उसको पावर है वो केंद्र से नहीं मिलती है। जैसे ब्रिटेन भी है दोस्तों इसका उदाहरण। यहाँ तक समझ में आया एकात्मक देश कौन सा देश कहलाता है। अब संघात्मक, आप लोग हमेशा चिल्लाते हो दोस्तों कि हमारा देश संघात्मक है। देखिए, राज्य शक्ति, मतलब यहाँ पर देखिए जो शक्ति है वो शक्ति आपका दोस्तों बटा होगा। संविधान ने दोस्तों केंद्र को अलग पावर दिया होगा, राज्य को अलग पावर दिया होगा। केंद्र को कहा होगा कि आप इस तरीके से पूरे देश को चलाओ, और राज्य को कहा होगा कि आप इस तरीके से अपने राज्य को चलाओ। मतलब संविधान ने संघात्मक शासन में दोस्तों शक्ति क्या दे रखा है, दोनों को अपने अपने स्तर से दे रखा है। जैसे राज्य शक्ति संविधान द्वारा केंद्र तथा संघ की घटक इकाइयों के बीच विभाजित रहती है। मतलब यहाँ पर दोस्तों शक्ति क्या होती है, विभाजित रहती है। यहाँ पर दोस्तों जो संघात्मक होती है, यहाँ सरकार दो तरीके की होती है, एक संघीय केंद्र सरकार और कुछ प्रांतीय सरकार। प्रांतीय में से दोस्तों राज्य। दोनों को ही शक्ति कौन देता है, संविधान देता है दोस्तों। ठीक है, आपने देखे होंगे जैसे केंद्र में लोकसभा है। अब लोकसभा का प्रावधान कहाँ है, आर्टिकल 81 में है, नहीं है। वहीं दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि राज्य में विधानसभा होता है। वहीं आपको पता होगा दोस्तों राज्य में विधान परिषद भी होता है आर्टिकल 169 से। वहीं आपका दोस्तों राज्यसभा भी होती है आर्टिकल 80 से। तो इस तरीके से देखो संविधान ने यहाँ पर संघात्मक में दोस्तों शक्ति दोनों को दे रखा है अपने स्तर से कि आप अपना करके खाओ, आप अपना करके खाओ। संघात्मक में ये होता है दोस्तों शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अर्धसंघात्मक क्या होता है, दोनों का मिश्रण होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, दोनों का मिश्रण। आप हिंट के तौर पर याद रखिएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति पर हम चर्चा करते हैं फिर भी और डिटेल अब, क्योंकि देखो अभी तो मैं किस पर चर्चा कर रहा था दोस्तों, देखिए संविधान की प्रकृति पर, मतलब किसी भी देश की संविधान की प्रकृति निम्न में से इनमें से कोई एक हो सकता है। अब मैंने आपको बता दिया कि एकात्मक किसे कहते हैं, संघात्मक और अर्धसंघात्मक। अब हम देखते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या जाहिर करती है। मतलब भारत देश का जो भारत देश है निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से प्रकृति रखता है। क्या एकात्मक प्रकृति रखता है, क्या संघात्मक प्रकृति रखता है, क्या अर्धसंघात्मक रखता है। हम देखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ रखा है कि एकात्मक किसे कहते हैं, संघात्मक किसे कहते हैं, वो तो हमने वैश्विक परिदृश्य के हिसाब से देखा। लेकिन अब हम देखेंगे कि हम पर्टिकुलर भारत का संविधान देखते हैं। एक बार अब देखिए भारतीय संविधान की प्रकृति को लेकर दोस्तों राजनीतिक वैज्ञानिक, ठीक है, राजनीतिक वैज्ञानिक व संविधान विशेषज्ञों में मत भिन्नता है। देखिए दोस्तों कई राजनेता तो ये बताते हैं दोस्तों कि हमारा भारतीय संविधान एकात्मक है, और कई राजनेता बताते हैं संघात्मक है। तो वही संविधान जो विशेषज्ञ होते हैं दोस्तों, तो वो तो कोई कहते हैं कि अर्धसंघात्मक है। लेकिन हम प्रूव करके देखते हैं दोस्तों आखिर एकात्मक है या फिर संघात्मक है, फिर आप ही लोग बता दीजिएगा। देखिए दोस्तों भारतीय संविधान की प्रकृति को लेकर के बहुत भिन्नता है, क्योंकि कभी कभी भारतीय संविधान दोस्तों एकात्मकता की ओर भी लक्षण करता है, तो कभी संघात्मक की ओर भी जाता है, तो कभी अर्धसंघात्मक की ओर भी जाता है।
देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि संघात्मक होने पर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति। अब आप कहोगे प्रारूप समिति कौन? दोस्तों, प्रारूप समिति आप लोगों को पता होगा भीमराव जी के नेतृत्व में बनी थी 7 सदस्यों की एक कमेटी, जिन्होंने संविधान को एक रूप दिया। दोस्तों, प्रारूप समिति व सर्वोच्च न्यायालय की नज़रों में हमारा जो संविधान है दोस्तों, हमारा जो देश की भारत देश की जो बनावट है वो संघात्मक है। देखिए, प्रारूप समिति और सर्वोच्च न्यायालय ने दोस्तों, या फिर प्रारूप समिति और सर्वोच्च न्यायालय की नज़रों में हमारे देश की जो बनावट है वो संघात्मक है दोस्तों। अब संघात्मक मैंने आप लोगों को क्या कहा? संघात्मक में दोस्तों शक्तियों का क्या होता है? बंटवारा होता है स्थानीय स्तर तक। हालांकि अब देखिए, वैश्विक स्तर पर मतलब ग्लोबलाइजेशन के स्तर पर यह सर्वमान्य अवधारणा है कि कोई भी देश संविधान या कोई भी संविधान, लिखित संविधान या फिर कोई भी देश जो लिखित संविधान रखता है, संघात्मक संविधान तभी कहलाएगा जब इसके अंतर्गत निम्नलिखित 5 अवयव व्याप्त करेगा। मतलब देखिए दोस्तों, बात इसकी की जा रही है कि अगर कोई भी देश संघात्मक है, वो संघात्मक क्यों है वैश्विक स्तर पर? वो संघात्मक तभी कहलाएगा दोस्तों जब उसे इस 5 आयामों पर खरे उतरना होगा। वो देखेंगे अब हम कि वो 5 आयाम क्या है, वो 5 तत्व क्या है दोस्तों। दूसरा, 5 तत्व दोस्तों, कोई भी संविधान, कोई भी देश संघात्मक तभी कहलाएगा, संघात्मक तभी कहलाएगा जब वो इस 5 चीजों पर खड़े उतरेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि अगर हमारा देश संघात्मक है तो क्यों है? और कोई भी देश, आप अमेरिका को कहो या कनाडा को कहो या ब्रिटेन को कहो, वो कह रहे हैं कि हमारा देश संघात्मक है। क्यों है? क्योंकि उसे इस 5 आयामों पर खरे उतरना होगा। कौन कौन से? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब उस देश में शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। रिटर्न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब उस देश की संविधान क्या होना चाहिए? लिखित होना चाहिए, एक निर्धारित होना चाहिए दोस्तों। संविधान को एक निश्चित तिथि के अंतर्गत लिखा गया होना चाहिए दोस्तों। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब संविधान की सर्वोच्चता होना चाहिए दोस्तों। कोई भी देश संघात्मक तभी कहलाएगा, कोई भी देश संघात्मक तभी कहलाएगा जब उस देश में संविधान की सर्वोच्चता होगी। अब आपको पता होगा, हम देखेंगे अभी तक तो हमारे पास देखो, भारत देश में शक्तियों का विभाजन बिल्कुल है दोस्तों, संविधान की सर्वोच्चता है दोस्तों, संविधान की लिखित, हमारे देश की संविधान लिखित है बिल्कुल है। अभी तक तो हम देखें दोस्तों तीनों में खरे उतर रहे हैं। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब संविधान की कठोरता, मतलब जिस देश की संघात्मक प्रकृति होगी उस देश की संविधान दोस्तों अनम्यता प्रभाव रखेगी। सॉरी, अनम्य मतलब कठोर, संविधान की कठोरता होगी उस देश में। संविधान संशोधन आसानी से नहीं होगा, संविधान संशोधन करने के लिए बहुत खतरनाक रास्ते से गुजरने होंगे। वह देश तभी संविधान वो कहलाएगा दोस्तों, तभी संघात्मक कहलाएगा। अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब न्यायालय का प्राधिकरण, मतलब जिस देश की संघात्मक प्रकृति, जो देश संघात्मक प्रकृति रखेगा वह देश दोस्तों, उस देश में न्यायालय की सर्वोच्चता होगी। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं भारत में शक्तियों का विभाजन है, संविधान की निर्धारित, संविधान लिखित है, संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की कठोरता है, संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है, न्यायालय का प्राधिकरण है, मतलब सर्वोच्च स्थिति पर सर्वोच्च न्यायालय यहाँ देश में सर्वोपरि है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हम कल देखेंगे दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि इस 5 को खोलने में समय लगेगा मेरे को, और इन 5 को खोलेंगे तभी हम कहेंगे दोस्तों हाँ भारत देश एक संघात्मक है। तो किस तरीके से है ये कल पढ़ेंगे दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों कल का टॉपिक। तो दोस्तों, अगर आपको जरा सा भी यह चैप्टर क्या है पसंद आया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों को भी बताइए दोस्तों। ये बहुत डिटेल, इससे डिटेल आपको कभी भी पॉलिटिकल में नहीं पढ़ना होता है। चाहे कोई भी बुक उठा करके देखिए, चाहे कोई भी नोट्स उठा करके देखिए हिंदुस्तान में दोस्तों,
तो फिर मिलेंगे कल आपके साथ, तब तक के लिए प्यार बनाए रखिए दोस्तों। PDF जैसी वीडियो देखोगे आपको PDF मिल जाएगी दोस्तों। और एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, मैं UKPSC के पुराने पेपरों को भी हल करा रहा था दोस्तों, एक दिन के बाद वो आते रहेगा दोस्तों। तो धन्यवाद आप लोगों का प्यार के लिए, बाय।